हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डिम्पल मैम में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगी जो कि आपके परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एलटी के लिए और पीजीटी हिंदी के लिए ये पूरी बुक्स का निचोड़ है। अगर कोई इस बुक को पढ़ लेता है तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और ये बुक किसने लिखी है? ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के द्वारा लिखी गई है। इसमें इतने अच्छे तरीके से बताया गया है। सबसे पहले इसमें विषय सूची दी गई है, भाषा के बारे में बताया है। उसके बाद भाषा विज्ञान पद्य दिए गए हैं, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य, एकांकी, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, कथेतर गद्य, हिंदी पत्रकारिता, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में भी दिया गया है। सारे जो पश्चिमी राजनीतिक हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। ये किताब आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। बहुत ही अच्छी बुक है, तो कृपया करके आप सब इस किताब को खरीद लें। मैं आपको भाषा से शुरुआत करूंगी इसकी। इसमें पहले ग्रामर दिया गया है, ग्रामर के बारे में है, तो हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे बुक का। हर रोज़ आपको 1-2 यूनिट करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्ताया वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विज्ञानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की हैं। तो इसमें बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान दिए गए हैं जिन्होंने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास व्यक्ता वाची वर्णा येषा, तो इमें व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये बात किसने कही है? ये कही है पतंजलि ने। इसके बाद भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये हम लगभग 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस परिभाषा को। ये जो भाषा की परिभाषा दी गई है, तो ये जो दी गई है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये जो बोला है ये श्याम सुंदर दास ने बोला है। इसके बाद भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये कहा है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के द्वारा। अगली परिभाषा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये बोला है बाबूराम सक्सेना ने। जिन अर्थवान कंठोदगिरण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, ये सुकुमार सेन के द्वारा बोला गया है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य से निश्रित व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा बोला गया है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग तथा भाव व्यक्ति करता है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने बोला है। इसके बाद नंबर 9 है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे के द्वारा बताया गया है।
पाश्चात्य विद्वान, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो ये कहा है मैक्स मुलर के द्वारा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, हेनरी स्वीट के द्वारा। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे ने बोला है ऐसा। फिर इसके बाद भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। बांद्रे के द्वारा मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओतो येस्पर्न विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये क्या है? ये बोले हैं गार्डिनर के द्वारा। इसके बाद आ गया भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, एक तरफ प्रवर्तक हैं कि ये सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं, किन किन पाश्चात्य शास्त्रियों ने दिए हैं। तो नंबर 1 दिव्योत्पत्ति, ये प्राचीन धर्म ग्रंथ है। संकेत रूसो, रणन, प्लेटो, हेस एंड मैक्स मुलर। इंगित डॉक्टर राय। धातु हेज और मैक्स मुलर। श्रम ध्वनि नवारे। संपर्क जी रेवेज। समन्वय हेनरी स्वीट। तो सन 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएते दे लैंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर संयोग से वियोग की तरह उन्मुक्त होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो ये आपके पास दी गए हैं भाषा की 10 विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां दी गई हैं। इसके बाद भाषा विकास के निम्नलिखित चरण क्रमशः हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। सबसे पहले आंगिक आता है, वाचिक आता है, लिखित आता है और यांत्रिक आता है। भाषा के विविध रूप होते हैं जो कि निम्न हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपृष्ठ भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और फिर राष्ट्रभाषा। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। तो कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है तथा कुछ विद्वान अनुमानतः इनकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। सबसे पहले आता है हमारे पास आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं।
तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वाक्य रचना एवं रूप रचना के आधार पर जो वर्गीकरण दिया किया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है, उसे आकृतिमूलक नाम दिया गया है। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर शैलगल ने किया था। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर शैलगल ने किया था। तो ये हमारे पास एक चार्ट दिया गया है आकृतिमूलक वर्गीकरण का, वंश वृक्ष निम्न से प्रस्तुत किया गया है। तब से सबसे पहले भाषा को दो भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। तो ये योगात्मक भाषा को हम 3 रूपों में बताते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट भाषा कौन कौन सी हैं? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। और श्लिष्ट भाषा को 2 भागों में विभक्त किया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक 2 भाषाएं हैं। और प्रश्लिष्ट में पूर्ण श्लिष्ट और आंशिक श्लिष्ट है। आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक तरफ भाषा दिए गए, विशिष्टताएं दी गई और उदाहरण दिए गए हैं। अयोगात्मक भाषा एकाक्षर, निर्व्यय या स्थान प्रधान भाषा है। भाषा योगात्मक होती है। अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक। विशिष्टताएं क्या है अयोगात्मक भाषा की? इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और समान तत्वों का संयोग नहीं होता, यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि, ये हमारी अयोगात्मक भाषाएं हैं। फिर योगात्मक भाषाएं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व का संबंध, तत्व का संयोग होता है। अयोगात्मक में इनका कोई संयोग नहीं होता और योगात्मक में प्रकृति, प्रत्यय और संबंध इनका संयोग होता है आपस में। अश्लिष्ट भाषा यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। तुर्की भाषा अश्लिष्ट भाषा में आती हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास अश्लिष्ट भाषा में पूर्व योगात्मक और मध्य योगात्मक। पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, काफी और जुल्लू। पूर्व योगात्मक में प्रत्यय जो लगता है पहले लगता है। मध्य योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगाया जाता है, संथाली में। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। ये कौन सी भाषा है? कन्नड़। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जुड़ते हैं, मुफोर भाषा है ये पूर्वांत योगात्मक। इसके बाद आया हमारे पास श्लिष्ट। श्लिष्ट में अंतर्मुखी, पहले श्लिष्ट से चलते, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बहुत ही घनिष्ठता से मिले होते हैं। और ये भाषा 2 भागों में है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को 2 भागों में बांटा गया है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। नंबर 1 संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। और वियोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, संयोगात्मक का उदाहरण है अरबी और वियोगात्मक का हिब्रू। अब आया हमारे पास बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, वो है संस्कृत भाषा। वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, यह हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। पूर्व श्लिष्ट और आंशिक श्लिष्ट, पूर्ण श्लिष्ट में यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है और आंशिक श्लिष्ट यह अंशतः समास प्रधान भाषा है। पूर्ण श्लिष्ट का उदाहरण है चेरौफी और आंशिक श्लिष्ट का उदाहरण है बास्क। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक एवं ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए
महत्वपूर्ण आधार निम्न है। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलहेल्म फोन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश मुल्लर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिवारों को इसकी प्रमुखता दी गई है, जो निम्न हैं। एक तरफ भौगोलिक क्षेत्र है, एक तरफ भाषा परिवार है। यूरेशिया, यूरोप एवं एशिया, तो इसमें 10 भाषाएं दी गई हैं। यूरेशिया में भारोपीय, द्राविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बरूशस्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अलियुत्री परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। ठीक है। अफ्रीका भूखंड में सुदानी परिवार है, बंतू परिवार है, होतेन तोत बुशमैनी परिवार है। प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पेलियानिएशियाई परिवार है, पापुई परिवार है, ऑस्ट्रेलियन परिवार है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार है और अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगला कल पढ़ेंगे। इसके आपने नोट्स बना लेने हैं, जो जो भी आपको ठीक ढंग से समझ आ गया है, और जो जो इसमें मुख्य बातें हैं वो सब आपने नोट्स बना लेने हैं, नोट कर लेनी है, फिर बाद में समझने के लिए आसानी रहती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट, ध्यान से पढ़ें।